जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट भौतिक विज्ञान का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की तीसरी क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की भौतिक विज्ञान की जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम लोगों ने अपनी दूसरी क्लास में दर्पण के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। दर्पण हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिले थे, एक समतल दर्पण और दूसरा हमें देखने के लिए मिला था गोलीय दर्पण। तो हम लोगों ने इसमें पहले को पढ़ना स्टार्ट किया था समतल दर्पण को। समतल दर्पण के कुछ जो गुण जो होते हैं उसको हम लोगों ने अपनी सेकेंड क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अर्थात तीसरी क्लास में बचे हुए समतल दर्पण के गुण को हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ गोलीय दर्पण के जितने भाग होते हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों फिजिक्स की तीसरी क्लास। सबसे पहले ये जो आप हमने समतल दर्पण के जो गुण आपको लिखा दिए थे, उसके नीचे से आपको लिखते हुए चलना है। क्या लिखना है? नोट में करके लिखना है हमें कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वो हमें अनंत देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है बच्चों? अनंत देखने के लिए मिलती है। अब फोकस दूरी क्या होती है? सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि फोकस दूरी क्या होती है? तो ये हमारे पास समतल दर्पण है। समतल दर्पण से यहाँ से यदि लाइट बारी अब इस पे तो लाइट मारेंगे तो यहाँ से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें जाएगी। तो ये जो परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें जो जाती है, इसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फोकस कहते हैं। और ये अनंत होता है। कितना देखने के लिए मिलता है? समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत आपको देखने के लिए मिल जाती है। यही चीज आप लोगों को दिया गया है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो क्या हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों? वो हमें अनंत देखने के लिए मिलती है। समतल दर्पण की जो दूरी होती है, जो फोकस की जो दूरी होती है, वो अनंत होती है। अब समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग की हम बात करेंगे तो समतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिदिन अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। तो ये दो चीजें आप लोगों को उसके नीचे नोट कर लेनी है, जो क्लास सेकेंड में जहां तक लिखे तो उसके जस्ट नीचे से। ठीक है, क्या क्या नोट करनी है बच्चों? कि फोकस दूरी अनंत होती है समतल दर्पण की और उसका उपयोग हम चेहरे देखने के लिए प्रतिदिन हम लोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को आगे अगली हेडिंग क्या देनी है? पार्श्वोत्क्रमण देनी है। पार्श्वोत्क्रमण की जो घटना होती है बच्चों, इसको एकदम डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, क्लास में हर चीज हम लोगों को अच्छे से याद करते हुए चलना है। जैसे हमारे पास एक समतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? हमारे पास एक समतल दर्पण है और इस दर्पण के सामने हम खड़े हो गए। हम ही अपने को ले रहे हैं। ठीक है, हम इस दर्पण के सामने खड़े हो गए। इतना तो अच्छे नहीं है। ठीक है, मान के चलिए समतल दर्पण के सामने हम खड़े हो गए। तो जो हमारी ये वाली भुजा है, हम यहाँ पे दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो भुजा है वो फर्स्ट दिखाई देगी और इधर वाली भुजा हमारे पास सेकंड है। हम जब समतल दर्पण के सामने खड़े होके तो ये वाली जो हमारी भुजा है वो फर्स्ट है और ये वाली भुजा हमारी सेकंड है। मगर हम देख रहे हैं कि दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जो आकृति हमको दर्पण के अंदर बन रही है, उसमें जो हमारा जो पहली भुजा थी वो दूसरी दिखाई दे रही है। वो क्या दिखाई दे रही है? वो दूसरी दिखाई दे रही है। और जो दूसरी बनी थी वो क्या दिखाई दे रही है? पहली भुजा दिखाई दे रही है। ये तो हमने दर्पण में देखा। ठीक है, कि जो हमारी पहली भुजा है वो दूसरी दिखाई दे रही है, जो दूसरी भुजा थी वो पहली दिखाई दे रही है। अब ये क्यों हो रहा है? यही घटना जो होती है, जो कारण है, ये किसके कारण होता है? पार्श्व उत्क्रमण के कारण होता है। समतल दर्पण में देखने के लिए मिलेगी। अब ये चीज प्रैक्टिकली है, आप लोग इसको कीजिए। अगर आप लोगों के सामने दर्पण हर सबके घर में मिलेगा, सामने है तो उस पे जाइए, देखिए कि आपको क्या सही में ये घटना हो रही है कि नहीं हो रही है। हम चेहरा तो प्रतिदिन देखते हैं मगर छोटी छोटी बातों का हम केयर नहीं करते हैं, जबकि इस चीजों को हमको केयर करना चाहिए। क्यों ये होता है? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। ये रीजन पार्श्व उत्क्रमण के कारण होता है कि पहली जो भुजा थी हमारी दूसरी दिखाई दे रही है दर्पण में, ये हमारा, ये वास्तव में हम है और ये हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में देख रहे हैं कि हमारी भुजा तो चेंज हो जा रही है, पहली थी तो दूसरी दिखाई दे रही है, दूसरी हमको पहली दिखाई दे रही है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसी चीज के बारे में पार्श्वोत्क्रमण दिखाया गया है। यही घटना हमें पार्श्वोत्क्रमण देखने के लिए मिलती है। क्या होता है कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो बायां हाथ है, ठीक है, वो प्रतिबिंब में हमें दायां दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दायां। क्यों दिखाई देता है? ठीक है, दायां हमको दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइड। क्या होता है? पार्श्व को इंग्लिश में साइड कहते हैं। बदल गया, पार्श्व क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी कि जो साइड है हमारे हाथ की वो बदल गई, पार्श्व क्या हो जाता है? बदल जाता है। समतल दर्पण में इसी पार्श्व बदलने की जो घटना है,
ये क्या कहलाती है? पार्श्वोत्क्रमण कहलाती है। समतल दर्पण में जो घटना घटित हो रही है पार्श्व बदलने की, इसी पार्श्व बदलने की जो घटना है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्वोत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पार्श्वोत्क्रमण कहते हैं। जहां पे भी देखिए हमको पार्श्वोत्क्रमण की घटना समतल दर्पण में तो देखने के लिए मिलती है। जहां पे भुजा चेंज हो जाए कह दीजिएगा कि पार्श्व चेंज हो गया, यानी यहाँ पे पार्श्वोत्क्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्श्वोत्क्रमण हो रहा है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो बायां हाथ है वो प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है। ठीक है। प्रतिबिंब का पार्श्व चेंज हो जाता है। पार्श्व का मतलब जो साइड है वो चेंज हो गई, और समतल दर्पण में इसी साइड चेंज होने की, इसी पार्श्व चेंज होने की घटना को हम लोग पार्श्वोत्क्रमण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? हम लोग पार्श्वोत्क्रमण कहते हैं। एक चीज और देखिएगा, ये तो हम अपने आप को चेक कर लिए, खड़े हो समतल दर्पण के सामने हमने देखा कि ये सही चीज हो रहा है। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया ना, ये कहा कि ठीक है इसमें तो हमको समझ में आ रहा है कि पार्श्व चेंज हो रहा है। अब एक चीज और कर लेते हैं, हमने अंग्रेजी के 3 अक्षर लिखे ए बी सी, और इसको भी समतल दर्पण के सामने ले जाकर रखें, तो ए में चेंजिंग नहीं आया, बी बदल गया बेचारा, सी भी बदल गया। ठीक है। यानी बी का पार्श्व चेंज हो गया, सी का भी पार्श्व चेंज होगा, ए का नहीं चेंज हुआ। मगर ये ए के जो घटना बी के साथ हो रही है, जो घटना सी के साथ हो रही है, वही घटना ए के साथ भी हो रही है। पार्श्व जो बदलने की जो घटना है वो सभी के साथ हो रही है, मगर ए का नहीं बदल रहा है। ऐसा क्यों होता है हम आगे देखेंगे। मगर सभी के साथ, जो भी उसके साथ हैं सभी के साथ याद रखिएगा कि पार्श्व बदलने की घटना घटित होती है। ये सभी में, चाहे कोई बदले, चाहे प्रतिबिंब उसका तो उल्टा दिखाई दे या ना दिखाई दे, मगर उसके साथ भी घटना पार्श्व बदलने की होती है। ठीक है। तो ये चीजें हम आगे समझेंगे, मगर इस तरह की चीजें भी आप लोग अपने फिगर लीजिए, पेपर लीजिए, एबीसीडी लिखिए, समतल दर्पण के सामने ले जाइए, आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब ये नोट क्या करना है हमें, पार्श्वोत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने पढ़ते हैं तो अक्षर हमें उल्टा दिखाई देते हैं। ये किस कारण दिखाई देते हैं? पार्श्वोत्क्रमण के कारण दिखाई देते हैं। और जो नहीं पलट रहा है उसमें भी पार्श्वोत्क्रमण की घटना होती है, मगर वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं आगे चल के हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक ही बार तो हर एक चीज को नहीं बता सकते ना। इस चीजों को आई होप आशा करते हैं कि ये दो चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पे जो चीजें हो रही है वहां पे, अब नोट करके क्या लिखना है। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण अनुभव नहीं होता, मगर याद रख लीजिएगा पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है उसमें भी, मगर उसका अनुभव नहीं अनुभव नहीं होता है। ठीक है। जबकि पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है। जो चीज प्रतिबिंब में हमको सीधा दिखाई दे रहा है उनके साथ भी पार्श्व उत्क्रमण होता है, और जो उल्टा दिखा रहे हैं उनके साथ भी पार्श्व उत्क्रमण होता है, मगर सीधे वाले में हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका रीजन होता है। जैसे हमारे सामने समतल दर्पण है, हमने 3 अक्षरों के रखा ए बी सी, तो ये तो ये जैसे था वैसे बना, बी चेंज हो गया, सी भी चेंज हो गया हमारे पास। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सभी के साथ पार्श्व उत्क्रमण हो रहा है, तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो है ना वो आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगी आकृति, वो हमें सममित आकृति देखने के लिए मिलती है। एक की आकृति क्या होती है? सममित आकृति हुई। अब सममित आकृति क्या है? तो ये आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाएंगे कहाँ पे, जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे वहां पे आपको सममित आकृति बताई जाएगी। हम बस सिंपल सा बता दे रहे हैं कि अगर सममित आकृति में यदि आप लंब डालिएगा ना उसके ऊपर, तो आधे आधे भाग को काट देती है, आधे आधे भाग को बराबर भागों में क्या कर देती है? काट देती है। तो जो इस साइड होगी आकृति वही उस साइड आकृति, दोनों तो हमको सेम सेम देखने के लिए मिलती है। दोनों आकृति कैसी देखने के लिए मिलती है? सेम सेम देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इसमें हमको चित्र चेंज होता हुआ नहीं जा रहा, प्रतिबिंब चेंज हुआ नहीं आता है। बस मेन रीजन है सममित आकृति जो देखने के लिए मिलेगी। सममित आकृति का मतलब उसको अगर सीधा काटिए तो दोनों तरफ सेम सेम आकृति हो, दोनों तरफ एग्जैक्ट आकृति मिलेगी, सेम सेम देखने के लिए मिलेगी, उसे सममित आकृति कहते हैं। और सममित आकृति का प्रतिबिंब कभी भी चेंज नहीं होता है। बस याद रखिए पार्श्व उत्क्रमण की घटना तो होगी मगर उसका प्रतिबिंब चेंज नहीं होता है। तो एक वजह से हमने बीचा बीच से काटा तो हमको देखा कि इधर भी जो पार्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, सेम पार्ट दोनों तरफ देखने के लिए मिलेगा, इधर पार्ट सेम देखने के लिए मिलेगा, उधर भी पार्ट सेम देखने के लिए मिलेगा। इसको कहा जाता है सममित आकृति। क्या कहा जाता है? सममित आकृति। और जो सममित आकृति वाले वर्ड होंगे उनका पार्श्व चेंज नहीं होगा, वो सीधा का सीधा दिखाई देंगे, मगर उनमें पार्श्व उत्क्रमण की घटना होगी। ठीक है। सममित आकृति आपको अच्छे से समझ लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे कि हम बात कर लेंगे, हमारे पास ए सममित आकृति है, बी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई एक्स है, एच है, आई है, ओ है, ई है, यू है, यम है, वाई है। ए, ऐसा इनकी सममित आकृति के कारण होता है। सभी के सभी सममित आकृति है। सभी को काटेंगे ना बीचा बीच से तो एकदम सेम से मिलेंगे, एकदम सेम से मिलेंगे। जो इधरिया मिलेगा वही इधरिया मिलेगा, एकदम सेम से मिलेंगे। सभी को सीधा सीधा काटिए, एकदम सेम से मिलेंगे, इसीलिए इनकी सममित आकृति कहा जाता है। एकदम सेम सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे, नो चेंजिंग। इधर भी जो मिलेगा उधर भी, इधर भी मिलेगा उधर भी, इधर भी मिलेगा उधर, सेम सेम दोनों मिलते हैं। इसको आकृति को सममित आकृति कहा जाता है। इसी के कारण जो होता है ना कि इनका पार्श्व चेंज नहीं होता है। तो इसमें तो कोई प्रकार का किसका डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। यहाँ तक होता है हम लोगों का समतल दर्पण कंप्लीट। अब चाहे किसी भी बोर्ड को उठा लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कहीं का बोर्ड उठा लीजिए, हिंदी मीडियम का, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगला हमारे पास है गोलीय दर्पण। क्या देखने के लिए मिलेगा? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के बारे में बात करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ें। ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है सर? चित्र की सहायता से बताइए। चित्र की सहायता से ही बताएंगे आप लोगों को। देखिए, ये हमारे पास एक गोला है। गोला कैसा है? खोखला गोला है। ठीक है। कैसा गोला है? खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला है। कांच के इस खोखले गोले को हमने काट दिया था। कांच का एक खोखला गोला था और इस कांच के खोखले गोले को हम लोगों ने काट दिया। ठीक है। कांच के खोखले गोला लिया, इसको हम लोगों ने काट दिया और काट कर इसकी एक पृष्ठ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? कलाई कर दी। इसके एक पृष्ठ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? कलाई कर दिया। कांच का एक खोखला गोला था, इस खोखले गोले को हमने काटा और इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दी? कलाई कर दी। एक पृष्ठ पर हम लोगों ने कलाई कर दी। ये अंदर वाला भाग है। ठीक है। इस तरह से दिखा देंगे तो जान जाएंगे। अंदर की तरफ इसमें कलाई की गई, इसमें इसमें अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की ओर है। हमने एक पृष्ठ पर इसको कलाई कर दी और इसका जो एक पृष्ठ है, ठीक है, जिसका जो एक पृष्ठ है, इस तरह से हमने एक पृष्ठ को क्या कर दिया? कलाई कर दिया। अब ये दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण बन गया। तो जब इस तरह की आकृति, यानी कि किसी खोखले कांच के किसी खोखले गोले के काट कर इसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दीजिए, ठीक है, या कलाई कर दीजिए, तो जो दर्पण हमें देखने के लिए मिलेगा इसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, ये लिखा गया है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दीजिए या कलाई कर दीजिए। इसके जब भी किसी गोले को काटेंगे याद रखिएगा तो इसके दो पृष्ठ देखने के लिए मिलेंगे। एक इधर देखने के लिए मिलेगा, एक इधर। इधर वाले को फर्स्ट, इधर वाले को सेकंड, हम मान ले रहे हैं। दो पृष्ठ आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके एक पृष्ठ पर आप क्या कर दिए हैं? हमने यहाँ पे बाहर वाले पृष्ठ पे किया, इसके अंदर वाले पृष्ठ पे कलाई कर दीजिए। तो प्राप्त दर्पण जो हमारे पास होगा इसे कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं इसे? हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल सी आप लोगों को परिभाषा देखने के लिए मिलेगी। हर एक चित्र, जितने भी हमारे पास फिगर हो, जितनी भी हमारे पास डिफिनेशन होगी, उन सभी के बारे में फिगर से हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो ये तो गोलीय दर्पण के बारे में रहा। या तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा भी हमारे पास, डिफिनेशन एक और है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। ठीक है, गोलीय होता है। ये भी हमारे पास क्या है? दर्पण है। इसका जो परावर्तक सतह है वो गोले के आकार का। देखिए, इसका परावर्तक सतह कहने का मतलब जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, तो इसका अंदर वाला भाग जो है ना वो परावर्तक सतह। परावर्तक क्या है? सतह कह लीजिए चाहे परावर्तक पृष्ठ कह दीजिए, दोनों भी कर सकते हैं। तो इसका अंदर है और इसका कहाँ परावर्तक पृष्ठ है? इसका बाहर की ओर है। मगर दोनों का क्या है? गोलीय है। दोनों का परावर्तक पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। तो इसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो ये दोनों परिभाषाएं, आप कोई एक परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को दोनों नोट कीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, दोनों की दोनों परिभाषाओं को नोट कीजिएगा ताकि आप लोगों को देखिए दोनों में जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय हमको देखने के लिए मिला है, तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि गोलीय दर्पण का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये गोलीय दर्पण हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। कितने प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं? हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा? गोलीय दर्पण। तो एक हमारे पास अवतल होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है उत्तल होता है।
तो गोलीय दर्पण हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिले, एक उत्तल और एक हमारे पास अवतल होता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हमको देखने के लिए मिले, दो, अवतल और उत्तल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और जितनी विशेषताएं, जितनी इसके अंदर गुण होते हैं, वो एक एक करके उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण के कनकेव मिरर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अवतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे हमारे पास एक गोला था, जिस तरह से कांच का खोखला क्या है, गोला है, हम लोगों ने ले लिया और इस कांच के खोखले गोले को हम लोगों ने काटा। जैसे इस कांच के खोखले गोले को हम लोगों ने काटा, काट कर क्या किया कि इसके अंदर वाले, बाहर वाले भाग पे हमने कलाई कर दी। बाहर वाले भाग पे हमने क्या कर दिया, कलाई कर दी। कलाई किया, गया पृष्ठ, एक पृष्ठ पे हमने कलाई कर दी। ठीक है, एक पृष्ठ पे हमने क्या कर दिया, कलाई कर दी इसके। और इसका देखिए, एक पृष्ठ जो जिधर कलाई कर दी वो तो कलाई वाला हो गया, और जो इसका अंदर वाला पृष्ठ हमें देखने के लिए मिला है, जो अंदर वाला जो पृष्ठ है, वो कौन सा पृष्ठ हो गया, तो कहेंगे कि ये हमें देखने के लिए मिलेगा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ डिटेल से हम लोगों ने पीछे पढ़ा है बच्चों। परावर्त जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया हम लोगों का। सिंपल सी बात है, परावर्तक पृष्ठ जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, तो ये प्रकाश की किरण आई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण क्या कही, कर दी आई। ये प्रकाश की किरण आई यहाँ से, जैसे कि थोड़ा सा इसे और ऊपर कर दी थी, प्रकाश की किरण आई और टकरा कर इस माध्यम में चली गई। तो जिससे भी प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। कोई भी पृष्ठ हो अगर प्रकाश का परावर्तन कर देता है, जैसे आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है बच्चों, ये कहलाएगी आपतित किरण। ये कहलाएगी आपतित किरण। आपतित किरण है, ये प्रकाश की जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और ये कौन सी किरण देखने के लिए मिलेगी, तो कहेंगे कि सर ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है बच्चों, तो ये जो किरण है सर ना, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण, जो प्रकाश की आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो मूर्ति के जाती है जरूर परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। तो ये घटना कहाँ पे घटित हो रही है, अंदर वाले पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है इसका, तभी ना आपतित आपतित किरण परावर्तित हो रही है, अंदर वाले पृष्ठ से हो रही है। यही लिखा गया है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अंदर की ओर देखने के लिए मिल रहा है, जो दबा है। ठीक है, अंदर की ओर क्या हुआ है, परावर्तक पृष्ठ दबा है, अर्थात दबे हुए पृष्ठ से क्या हो रहा है, परावर्तन होता है। तो ये परावर्तन किससे हो रहा है, दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है। तो जब इस प्रकार का जो हमें दर्पण देखने के लिए मिलेगा, उससे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बच्चों, ये हमें अवतल दर्पण देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा बच्चों, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगानी है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा है, तो इसका जो परावर्तक बाहर की ओर तो कलाई कर दिए, तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, और परावर्तन की जो घटना हो रही है वो दबे हुए पृष्ठ से हो रही है। जब इस तरह की घटना देखने के लिए मिलेगी, परावर्तक पृष्ठ दबे हुए पृष्ठ से होता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है बच्चों, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में सेम उल्टा होता है। ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है बच्चों, क्या हमारे पास एक दर्पण है। अब इसका जो हमको अंदर वाले पार्ट को हम लोगों ने कलाई कर दी, चांदी की पॉलिश कर दी, या इसे हम लोग कलाई कर दी, कलाई या गया पृष्ठ।
ये पृष्ठ कलाई किया गया है। अब इसका बाहरी पृष्ठ कैसा है तो कहेंगे कि ये परावर्तक पृष्ठ है। उभला हुआ पृष्ठ कहा जाता है इसे। जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो क्या परावर्तक पृष्ठ देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण जैसे इस पर आएगी, परावर्त प्रकाश की किरण जैसे इस पर आएगी, आपतित किरण है और ये टकराकर इस माध्यम में आ जाएगी, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये किरण कहलाएगी हम लोगों की परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहलाएगी। तो देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ पर बाहर की ओर उभला होता है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बाहर की ओर क्या हुआ है, उभला हुआ है। और परावर्तन की जो घटना हो रही है वो किसमें हो रही है, उभरे हुए पृष्ठ से हो रही है। तो इस प्रकार का जो दर्पण देखने के लिए मिलेगा उससे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और जब अंदर पृष्ठ से होगा तो अवतल, अब बाहर के पृष्ठ से होगा तो उत्तल हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ज्यादा तो आप लोगों को दिमाग लगानी नहीं है। अब बात करेंगे इसके आगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित, इसके बाद हेडिंग डालिए निम्नलिखित हमको परिभाषाएं देखने के लिए मिलेगी। तो इससे संबंधित हमको बहुत सारी परिभाषाएं देखने के लिए मिलेगी। अब एक एक करके इन सभी गोलीय दर्पण से, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों से हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई इसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। दर्पण का ध्रुव, सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, ध्रुव के बारे में देखेंगे। ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव सिंपल सा है कि जो भी, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, जो भी दर्पण होंगे उसके जो बीच वाला केंद्र होगा, जो मध्य वाला बिंदु होगा, उसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है। जैसे एक हमारे पास गोलीय दर्पण है, ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों में हमको बताना पड़ेगा। छोटा छोटा फिगर बना रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास, इसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है, क्या है हमारे पास। फिलहाल यहाँ पे समझिएगा आप अच्छे से डिटेल से। एक भाग को इसको हम लोगों ने कलाई कर दी, इस भाग को हम लोगों ने कलाई कर दी। ठीक है, दोनों भाग को हम लोगों ने क्या कर दिया, कलाई कर दिया। दो था, एक इसका ये वाला दर्पण था, इसके बाहर वाले भाग को किया, ये वाला दर्पण को अंदर वाले भाग को कर दिया। तो ये जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके जो मध्य बिंदु है, यहाँ पे जो इसको मध्य बिंदु देखने के लिए मिलता है, ये जो मध्य बिंदु देखने के लिए मिलता है, इससे ही हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, इसे हम ध्रुव कहते हैं। सिंपल सा है बच्चों। ये हमें देखने के लिए मिलेगा अवतल, ये हमें अवतल दर्पण देखने के लिए मिलेगा। और ये हमें देखने के लिए मिलेगा उत्तल दर्पण देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों घटनाएं, दोनों में आपको ध्रुव सेम सेम नजर आएंगे। दोनों में ध्रुव आपको यही देखने के लिए मिलेगा, ये है ध्रुव। अब डिफिनेशन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ है, गोलीय दर्पण है, ये द्विगोलीय दर्पण है, का परावर्तक पृष्ठ के ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। इसको पी से हम दिखा देते हैं, मध्य बिंदु को पी से दिखाएं, यहाँ पे मध्य बिंदु को पी से दिखाएं, मध्य एकदम सेंटर बीच में होना चाहिए। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो भी परावर्तक पृष्ठ होगा गोलीय दर्पण का, उसके बीच वाला बिंदु जो लगा दीजिए, उसी बिंदु को आप ध्रुव कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, ध्रुव कर दीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला हमारे पास क्या है, कहेंगे सर वक्रता केंद्र है। देखिएगा, इसको अच्छे से समझाएंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो एक गोला ले लीजिए। सिंपल सी बात है, गोला तो हमको लेना ही है। एक गोला ले लिए। अब इस गोले का जो केंद्र होता है, ठीक है, इस गोले का जो केंद्र है, किसी भी गोले का जो केंद्र होता है, हर एक गोले का जो केंद्र होता है वो एकदम बीचा बीच में होता है, जिसको हम शीशे दिखाते हैं। जिसको हम क्या करते हैं, शीशे दिखाते हैं। ठीक है, जो गोले का केंद्र होगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जिस खोखले गोले का जो भाग होता है, उस गोले के जो केंद्र होता है, ठीक है,
उसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये गोले का केंद्र है। जैसे अगर हम इसको क्या कर दिए, काट दिए, तो किस शेप में काट रहे हैं, कहेंगे कि सर वक्र के शेप में काट रहे हैं। तो अब ये जैसे वक्र के शेप में हो गया, ये हम लोगों ने काटा इसको, तो वक्रता केंद्र वक्र के रूप में हम लोगों ने इसे काट दिया। तो गोला था तो गोले का केंद्र, अब वक्र है तो वक्रता केंद्र, वक्र रहेगा तो वक्र का केंद्र कहलाएगा, गोला रहेगा तो गोले का केंद्र कहलाएगा। मगर वही पाठ हमको केंद्र देखने के लिए मिलेगा। फिर से समझाएंगे बच्चों, डिटेल से, घबराने की बात नहीं है। टीचर मैथ भी पढ़ाता है, इसीलिए अच्छे से आप लोगों को समझा पाएगा। ये जो हमारे पास ये बीच में बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ये बीच में होता है सेंटर में। क्या लिखा गया है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, सिंपल सी बात है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, किसी खोखले गोले का भाग था, हमने काट के बनाया। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, खोखले गोले का भाग है, ये खोखले गोले का भाग ही था, तो अभी देखा है हम लोगों ने। तो उस गोले का जो केंद्र था, जैसे गोले का केंद्र सी था, गोले का केंद्र सी था, गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जो गोले का केंद्र था, ठीक है, काट दिया तो वक्र हो गया, तो वक्रता केंद्र कहलाने लगेगा। उसी केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसमें ज्यादा आप लोगों को सोचने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब ये कौन है, कहेंगे कि अवतल है, अवतल है। ये कौन सा है, दर्पण, इसके आगे लिख लीजिएगा। दर्पण, दर्पण इसके आगे लिख लीजिएगा, लिखेंगे तो उसमें चिपक जाएगा। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। दोनों का हमें केंद्र कहाँ पे केंद्र के देखने के लिए मिलेगा, इसका अंदर की ओर देखने के लिए, इसका भी अंदर की ओर, इसका भी अंदर की ओर हम केंद्र देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से हमारा वक्रता केंद्र, जो गोले का केंद्र वही वक्रता केंद्र, क्योंकि गोले को काट के हम वक्र बनाए हैं, तो गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र देखने के लिए मिलेगा। इसे सी से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के उस खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। ये सिंपल सी हो जाएगी, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें तो आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या समझिएगा पहले। एक हमारे पास जो गोला होता है, गोले का एक केंद्र है सी, आप कहीं भी मिला लीजिए, ऊपर की ओर खाचेंगे तो ये त्रिज्या कहलाएगी, इस साइड खा बस पृष्ठ से मिला दीजिए तो ये त्रिज्या कहलाने लगेगी, इस पृष्ठ से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या कहलाने लगेगी, इस पृष्ठ से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या कहलाने लगेगी, इस पृष्ठ से मिला दीजिए, पृष्ठ त्रिज्या कहलाने लगेगी। तो ये गोले की त्रिज्या है। ऐसे वक्र बना दीजिए तो ये वक्र की त्रिज्या कहलाएगी। सिंपल सी बात है बच्चों, इसी से हम समझाएंगे। अब हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक गोला है, यहाँ पे हमारे पास एक गोला है। अब इस गोले को हमने काट दिया, ठीक है, गोला ये था, ठीक है, गोला था ये हमारे पास, केंद्र बना देते हैं इसमें, ये केंद्र है इसमें, ये इसका केंद्र है, ये इस गोले का केंद्र है, ठीक है। अब केंद्र है तो सिंपल सी बात है, इधर आप मिला देंगे, ये जो मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको देखने के लिए मिलेगी वो आर देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी, आर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कहेंगे कि आर देखने के लिए, ये क्या देखने के लिए मिलेगी, यही हमें आर देखने के लिए, जो दूरी होगी यही हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, हमें आर देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसको इरेज कर देते हैं, अब क्या बना देते हैं, इसे गोलीय दर्पण बनाते हैं। इसे हम क्या बनाएंगे, क्योंकि हमको गोलीय दर्पण के रूप में समझना है, गोले के रूप में समझना नहीं है। इसे भी काट के हम लोगों ने क्या बना दिया, गोलीय दर्पण बना दिया। एक अवतल बना दिया, एक उत्तल बना दिया, ठीक है। एक क्या बना दिया, एक उत्तल बना दिया, एक अवतल बना दिया। ये मुख्य अक्ष होता है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये किया कौन सा दर्पण है, अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, बार बार लिखेंगे हम, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। अब जो यहाँ पे देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब डिफिनेशन, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, भाग होता है,
उस गोले की त्रिज्या को, ये खोखला गोला था, काटा हमने, केंद्र हमारे पास यहाँ पे सी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये गोले का केंद्र है, पहले गोले का केंद्र है, तो यहाँ से दर्पण से आप खींच दीजिए, जो भी लाइन खींच देंगे वो त्रिज्या कहलाएगी। उस गोले की जो त्रिज्या होगी, यानी कि गोले की ये त्रिज्या थी, हमने गोला बना के दिखाया था, गोले की त्रिज्या होती है, मगर काट दिया हम लोगों ने तो ये वक्र हो गया। ठीक है, तो ये जो गोले की त्रिज्या थी, अब किसकी त्रिज्या कहलाने लगेगी? वक्रता त्रिज्या कहलाने लगेगी। ये सिंपल सी इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, देखिएगा, समझिए, गोला है, इसका जो केंद्र है, अगर केंद्र से अगर इस दूरी को मिला देंगे, ठीक है, एक साइड मिला, मान इसके पृष्ठ से मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो यही काम किया है, ये गोला था, एक कांच का गोला था, और इसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो अवतल दर्पण की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इसमें समझे, उत्तल दर्पण की हम पहले से बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने देखा, मिला देंगे ना तो ये क्या कहलाएगी? कहेंगे कि यही त्रिज्या कहलाएगी। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अगर ये गोले की पर्पज से पढ़ेंगे तो गोले की त्रिज्या कहलाएगी, और दर्पण के पर्पज से करेंगे तो पढ़ेंगे तो दर्पण वक्र के आकार का है तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। सिंपल सी बात है। तो यही हमें गोले की जो त्रिज्या होती है, अगर उस खोखले गोले की जो त्रिज्या है, उस खोखले गोले को काट दीजिए तो जो खोखले गोले की त्रिज्या होगी वही किसकी त्रिज्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब इधर बना देंगे, ठीक है, इधर बनाएंगे तो ये अवतल दर्पण है, इधर भी, तो जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है, ये वाली त्रिज्या यानी अवतल दर्पण की, इधर काटेंगे तो इधर अवतल मिलेगा, उधर उत्तल, माफ कीजिएगा, ये वाला आपको अवतल देखने के लिए मिलेगा। काट के दिखा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। ठीक है, तो ये उधर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? अवतल, और इधर हमें देखने के लिए मिलेगा उत्तल। तो इधर ये वाली त्रिज्या जो होगी, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, और उधर वो वाली त्रिज्या हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये परिभाषा के अनुसार दोनों फिगर है। अब परिभाषा को देखिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, कामा उस खोखले गोले की जो त्रिज्या थी, जो गोले की त्रिज्या थी, वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वही दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये फिगर है, ये अवतल है और ये उत्तल है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें तो आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ से हम चाहेंगे कि इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा। नाम दे देते हैं इसका, जो था वक्रता त्रिज्या, यही हमें वक्रता त्रिज्या देखने के लिए मिल जाएगी। यही हमें वक्रता त्रिज्या देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरह से आप बना लीजिएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं अभिलंब के बारे में। नॉर्मल अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब के बच्चों, अगर ये मैथमेटिक्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी यदि गोला आप ले लीजिए, तो ये गोले का जो केंद्र होता है, गोले का जो केंद्र होता है, आप इसके केंद्र से किधर भी मिला देंगे, किधर भी आप मिला दीजिए, ठीक है, तो मिलाएंगे तो यहाँ पे एक लंब कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा? इसका लंब कहलाएगा। किधर भी मिला दीजिए तो यह विलंब कहलाएगा। किधर भी मिला दीजिए तो यह विलंब कहलाएगा। जिस साइड भी मिलाएंगे उधर यह विलंब के रूप। और इसको मैथमेटिक्स में इसको प्रूफ किया जाता है। मैथमेटिक्स के जब गोला का चैप्टर पढ़ा जाता है, गोलीय का, वहां पे आप लोगों को इसको प्रूफ करके दिखाया जाएगा। बस इस तरह से आप समझिएगा। गोलीय गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, ठीक है, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ पे बिंदु डी है, यहाँ पे बिंदु है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए गोलीय दर्पण को। डी बिंदु को मिला दीजिए केंद्र को, बी बिंदु को मिला दीजिए, सी बिंदु को मिला दीजिए, डी किसी भी बिंदु को मिला दीजिए, तो ये भी अभिलंब कहलाएगा, ये भी अभिलंब कहलाएगा, ये भी अभिलंब कहलाएगा, ये भी अभिलंब कहलाएगा, ये भी अभिलंब कहलाएगा। कहीं से भी मिला दीजिए, एक पृष्ठ पे एक बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु को आप केंद्र से मिला दीजिए, तो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। बस ये मैथमेटिक्स में हम इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैथमेटिक्स से यदि आप पढ़ रहे हो हमारे साथ, तो आप लोगों को इसमें प्रूफ करके दिखाया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, बस इतनी चीज आप लोग याद रखिए, उसका फिगर नहीं बनाना है। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष सिंपल सी बात होती है बच्चों। जैसे एक हमारे पास गोला है,
मुख्य अक्ष क्या होता है सर? मुख्य अक्ष हमारे पास जो होता है, देखिए गोले को काट दिए तो वक्र के आकार का काटते हैं, इतनी चीजें तो आपको अच्छे से पता है। कहेंगे कि इसके एक पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, लेप लगा दिया, चांदी की क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसके एक पृष्ठ पर लेप लगा दी, चांदी की क्या कर दी, हम लोगों ने पॉलिश करा दी। अब इसका जो केंद्र है उसको हम कहेंगे कि इसको हम ध्रुव कहते हैं। माफ कीजिएगा, जो परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु है, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, इसे हम पी से कहते हैं, अर्थात ये ध्रुव हम लोगों का कहलाता है। क्या कहलाता है, हम लोगों का ध्रुव कहलाता है। और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है इसका केंद्र, ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ उसका क्या देखने के लिए मिलेगा, केंद्र। और जो हमारे पास वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा, सीधी रेखा है, उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, तो कहेंगे कि ये हमारा ध्रुव है। ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास ध्रुव है। ये ध्रुव हमें देखने के लिए मिलेगा। और सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ये वक्रता ये हमारे पास है वक्रता केंद्र। ठीक है, हमारे पास है वक्रता केंद्र है, यहाँ पे भी ये वक्रता केंद्र ही हम लोगों का है, वक्रता केंद्र, केंद्र। अब ये तो जानते हैं कि ये अवतल है, ये उत्तल है। तो देखिए, ये केंद्र है और ये ध्रुव है, तो इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा जा रही है, केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली सीधी रेखा है, ये ध्रुव है और ये केंद्र है। और इसको जो मिलाने वाली सीधी रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं हम अगले, अगला हमारे पास क्या है बच्चों, अगला हमारे पास है द्वारक। क्या है बच्चों, द्वारक। द्वारक जो होता है ना, व्यास को कहा जाता है। अब गोले का व्यास आप लोगों को पढ़ना समझना पड़ेगा, ये व्यास क्या होता है सर। तो व्यास, बस ये देखिए, व्यास जो होता है ना, आप कहीं से इसको मिला दीजिए तो ये व्यास कहलाएगा। वो दोनों जो पृष्ठ है उसको आप कहीं से मिला दीजिए तो क्या कहलाएंगे, व्यास कहलाएंगे। दोनों पृष्ठ कहीं से आप मिला दीजिए वो व्यास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये व्यास कहलाएंगे। एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ से मिला दीजिए वो क्या कहलाते हैं, व्यास कहलाते हैं। इतनी चीजें तो गोले में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेंस में हमें, दर्पण में हमें पढ़ना है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा है सर कि जो गोले की जो व्यास की तो बात करेंगे तो व्यास तो हमको सिंपल सा दिखता है, ये हमारे पास है। इसका केंद्र हमें सी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और इसका एक पार्ट कलाई किया गया पार्ट होता है, और बीच में हमें ध्रुव देखने के लिए मिलता है। और इसका एक पार्ट यहाँ पे कलाई किया गया होता है, इस पृष्ठ, और यहाँ पे हमको पी देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे भी पी देखने के लिए मिलेगा, और इसका केंद्र होता है ये सी। ये इसका केंद्र होता है सी, ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से देखिएगा सर, ये क्या है, सी है। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का, देखिए गोलीय दर्पण का व्यास तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, जहां पे भी एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ से मिलाने वाली जो रेखा होती है ये व्यास कहलाती है। ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये व्यास कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये क्या कहलाएगी हम लोगों की, ये व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, ये हम लोगों की व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास कहलाएगी, इतना तो जानते हैं आप लोग कि व्यास कहलाती है हम लोगों की, कहीं किसी पृष्ठ पे मिला देंगे व्यास कहलाएगी। तो यही कह रहा है कि द्वारक की बात किया है। तो द्वारक में जो ना गोलीय, यहाँ पे लिखा है कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा, तो परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ का व्यास ये देखने के लिए मिलेगा।
परावर्तक पृष्ठ का व्यास हमें ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए दोनों पृष्ठों को, तो ये परावर्तक पृष्ठ का हमें व्यास देखने के लिए मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे कि इसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या कहलाएगा बच्चों, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। सिंपल सी ये द्वारक की क्या हो जाती है बच्चों, डिफिनेशन हो जाती है। द्वारक के क्या हो जाता है, चित्र हमें देखने के लिए मिल जाता है, फिगर है ये। इस तरह से फिगर आप लोगों को बना लेना है बच्चों। थोड़ी सी तेजी से करनी पड़े क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, ज़्यादा हमें आज हमें टॉपिक्स कवर करना है। दर्पण में तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ये द्वारक में भी किसी प्रकार का डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। बोलिए, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक कहते हैं। यहाँ पे आप एक काम कर लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि इसको यम दिखा दीजिएगा, मिरर है, ठीक है, और इसको यम डैश दिखा दीजिएगा। यहाँ पे यम दिखा दीजिएगा, इसको यम डैश दिखा दीजिएगा। इस तरह से करके दिखा सकते हैं हम। दर्पण ये उसके द्वारक को हम लोग कहते हैं। इसमें तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हमारा है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हमें देखने के लिए। तो इस तरह से करके हमारा क्या हो जाता है, दर्पण का द्वारक हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों आप लोगों को, एक एक फिगर के साथ, इसीलिए हम आप लोगों को डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आखिरी है कि मुख्य फोकस क्या होता है सर, ठीक है। मुख्य फोकस हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो मुख्य फोकस के हम बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या बात कर लेंगे, मुख्य फोकस कहिए या इसे फोकस कहते हैं। अब फिगर से समझेंगे बच्चों, अब पढ़ के बताए तो सिर के ऊपर से चला जाएगा आप लोगों को, फिगर से बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमारे पास दो दर्पण है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दो दर्पण है, एक उत्तल है, क्या है, अवतल है। इतना चीज हो तो आपको अच्छे से जानते हैं। तो इसका एक पार्ट हमें परावर्तक पृष्ठ की तरह कर दिया गया। बीच में हमें केंद्र देखने के लिए मिलेगा, इसका एक केंद्र है। यहाँ पे हमको ध्रुव देखने के लिए मिलता है P। यहाँ पे हमको ध्रुव P देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव P देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को केंद्र C देखने के लिए, यही देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। अब समझिएगा, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे भी ये क्या देखने के लिए मिलेगा, ये मुख्य अक्ष देखने के लिए मिलता है। अब देखिए दोनों घटनाएं क्या होती हैं इसमें, जो होता है ना कि जब प्रकाश, ये लिखा गया है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश किरणें आपको भेजनी है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ये जो हमारे पास है, ये मुख्य अक्ष हमें देखने के लिए मिलेगा। ये क्या हमारे पास है, कहेंगे कि सर मुख्य अक्ष है। यही हमारे पास डिटेल से इसीलिए पढ़ के आए पीछे बच्चों, ये हमारे पास जो है मुख्य अक्ष है। यही इसी के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर दोनों तरफ प्रकाश की किरणें जा रही है, ठीक है। प्रकाश की किरणें दोनों तरफ जाई, टकरा कर क्या की ना कि टकरा कर ये इसी माध्यम में आ रही है, टकरा कर ये भी इसी माध्यम में आ रही है। और ये टकरा कर इसी माध्यम में आ रही है।
और ये भी टकरा कर इसी माध्यम में आ रही है। तो ये दोनों के दोनों, ये देखिए, ये प्रकाश की आपतित किरण है और ये दो देखने के लिए मिलेगी परावर्तित किरण देखने के लिए। कौन सी किरण देखने के लिए मिलेगी? परावर्तित किरण देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये सभी की सभी क्या करती हैं? मिलती है। जिस बिंदु पर ये सभी की सभी क्या करते हैं? मिलती हैं। लिखा गया है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये क्या करती है? मिलती है। इसी बिंदु को हम लोग मुख्य अक्ष पे वास्तव में मिल रही है। ठीक है, वास्तव में क्या कर रही है? मिल रही है। इस फिगर को थोड़ा सा जैसे कि इसको थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा उधर बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पूरा अच्छे से इसको अच्छे से हम दिखा सके आप लोगों को, क्योंकि किरणें हमें भेजनी है बच्चों यहाँ से, तो जगह रहेगा तो हमारे पास बेटर से हम दिखा सके। ये इसका केंद्र है और ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ये मुख्य अक्ष है। और यहीं पे हमको ध्रुव देखने के लिए मिलता है पी, और ये वक्रता केंद्र सी, और ये मुख्य अक्ष है। अब ये इसी के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये बच्चों हैंग कर रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों, लगता है जैसे नहा के आ रहे हैं। अब ये देखिए, इसके समांतर भी चलने वाली प्रकाश की किरणें होगी। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर भी प्रकाश की किरणें जाएंगी। जा रही कि नहीं जा रही? देखिए, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये प्रकाश की किरणें जा रही है। बहुत सारी प्रकाश की किरणें भेज सकते हैं। एक प्रकाश की किरणें क्या करते हैं? इस मुख्य अक्ष से भेज देते हैं। एक प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष से भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा देते हैं कि एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष पे दिखा देते हैं। ये मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरणें जा रही है और ये परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित होकर इसी माध्यम में आ जाएगी। ये गई और इसी माध्यम में वापस आ गई। अब यहाँ से देखेंगे कि जब ये परावर्तित प्रकाश की किरणें हो रही है तो इस माध्यम में चली जा रही है, परावर्तित होकर इस माध्यम में चली जा रही है उधर। ये परावर्तित होकर इस माध्यम में आ जा रही है, ये परावर्तित होकर इधर आ जा रही है, ये परावर्तित होकर इधर आ रही है। ये दोनों की सभी परावर्तित होकर इस दिशा में आ जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वास्तव में क्या है, दोनों की दोनों आप कभी एक साथ कभी किसी बिंदु पर मिल रही है? नहीं। यहाँ पे तो सिंपल सा दिख रहा है कि मिलती मिलती हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस पर क्या दिखाएंगे कि मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या दिखाना है हमें कि मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती हैं। वास्तव में नहीं मिलेंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी, ये मिलती हुई केवल बस क्या दिखाना है कि प्रतीत होती है। ये मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं मिलती हैं, याद रखिएगा। इसी बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं अथवा फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहिए या फोकस कहिए, इस दोनों दोनों फिगर में अच्छे अच्छे से देखिएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस पर मिल नहीं रही है, इस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ से महसूस हो रहा है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से क्या वास्तव में मिल रही है? नहीं मिल रही है, वास्तव में नहीं मिलती है, ये बस मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को, उस बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो वास्तव में कहो तो देखिए, अवतल है, में अवतल में जब प्रकाश किरणें आएंगी इधर चली जाएंगी, ये टकरा कर ये जाएगी इधर जाएगी, ये मिलेंगे कभी नहीं एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या कर, इससे कहा जाता है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
तो जो ये केंद्र था ना, तो इस साइड इसको खींच दिया जाता है। तो जहाँ पे ये मिलती हुई क्या होती हैं कि इस तरह से की प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु को फोकस कहेंगे। ये अवतल में जबकि अवतल में वास्तव में मिलेंगी, अवतल में ये क्या बस मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें मिल रही है और इसमें मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इस चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करें ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन दर्पण के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से दो चीजें आपको नोट करनी है। क्या क्या दो चीजें नोट करनी है आपको, कि अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण से परावर्तित किरण किरण फोकस एफ पर वास्तव में मिलती है। इस पर हकीकत में वास्तव में इसमें किरणें मिलेंगी। ठीक है, इसमें वास्तव में किरणें मिलती हैं। अथवा अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक है। अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या, कौन सा फोकस कहलाएगा, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए जो ये फोकस है ये वास्तविक है। यही लिखा गया कि अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ पर वास्तव में मिलती है। इस पे हकीकत में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या होगा, वास्तविक होगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। जबकि ठीक है, दूसरे में क्या लिखेंगे, इसमें वास्तव में नहीं मिलते हैं। इसमें हम बात करेंगे, फिगर को और अच्छे से समझा देते हैं। इसमें वास्तव में नहीं मिल रहे हैं। जैसे ये हमारे पास, ठीक है, ये केंद्र है सी, ये महसूस हो रहा है कि यहीं से ये जा रही है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जा रहा है। ये महसूस हो रहा है कि यहीं से क्या हो रहा है, क्या बताएं यार, ये जा रहा है। यही महसूस होगा कि यहीं से वो जा रही है। यही महसूस होगा कि यहीं से वो क्या कर रही है, जा रही है। यही महसूस होगा कि यहीं से वो जा रही है, इसी बिंदु से। मगर ये वास्तव में नहीं है। ठीक है, ये महसूस होता है केवल। ये दूसरे में क्या लिखना है कि उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें फोकस एफ से आती हुई, इधर लग रहा है कि जैसे आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इधर ये किरणें आ रही है, प्रतीत होती है। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस कैसा होता है, वर्चुअल यानी आभासी होता है। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, वास्तविक होता है। यहाँ पे उत्तल उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए महसूस होगा कि जैसे ये कि इधर से क्या कर रही है, प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आ रही है, जबकि इसमें हकीकत में वास्तव में मिलेंगे। तो ये दो चीजें आपको नोट्स कर लेनी है बच्चों, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले। अगला हमारे पास क्या चीज यहाँ पे नोट कर लेना, नोट में यहाँ पे लिख लेना आप लोगों को अच्छे से। अवतल दर्पण में फोकस, ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने तथा, जबकि जबकि उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, पीछे होता है। ये सिंपल सा है बच्चों की, जैसे अवतल दर्पण है तो इसके सम्मुख, इसके जो फोकस, अवतल दर्पण में फोकस जो है ना, वो दर्पण के क्या है, सामने है। इसका फोकस यहाँ पे बनता है तो दर्पण के क्या है, सामने है। और जबकि देखेंगे इसका उत्तल उत्तल जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस हम लोगों का यफ है, ठीक है, जो फोकस हम लोगों का यफ है वो क्या है, पीछे है। वो दर्पण से क्या है, पीछे। ये दर्पण से आगे है, ये दर्पण से आगे है, दर्पण से क्या है, पीछे। ये चीजें नोट कर लेनी है कि अवतल दर्पण में फोकस होता है ना, वो दर्पण के सामने होता है, सम्मुख होता है, सामने होता है। जबकि उत्तल दर्पण में ना जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। यही चीज आपको नोट कर लेनी है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट अगला क्या हमारे पास है, फोकस दूरी। क्या होती है बच्चों, फोकस दूरी। हम बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। तो बिल्कुल आसानी से फिगर की सहायता से समझेंगे फोकस दूरी क्या होती है। जैसे ये हमारे पास दर्पण है, ठीक है, अब इतना दर्पण बना दिए, तभी तो बस एक ही दर्पण है, बस गोलियां है या तो गोलीय दर्पण है। उत्तल अवतल तो ये बनता है, इससे बनाया जाता है। ये हमारे पास एक दर्पण है, ये हमारे पास एक और दर्पण है, दूसरा दर्पण है।
अब इसका केंद्र है ये, और इसका केंद्र है ये, और यहाँ मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ये हम लोगों का केंद्र है, ठीक है। ये हम लोगों का केंद्र हो गया, और यहाँ पे हम लोगों की फोकस है। अब ये पी बिंदु है, ये हम लोगों का केंद्र है, और यहाँ पे हम लोगों की फोकस दूरी, यही हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है जो पी देख रहे हैं, और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो बीच की जो दूरी होगी, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये ध्रुव हमें देखने के लिए मिलेगा पी, और ध्रुव तथा फोकस के बीच की जो दूरी होगी, जो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा ध्रुव तथा फोकस के बीच की जो दूरी को, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे फोकस दूरी कहेंगे। ये मुख्य फोकस है जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या हमारे पास है? यहाँ पे ध्रुव हमको देखने के लिए मिलेगा। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, ये पी हमारे पास जो बिंदु है, इसको गाढ़ा कलर कर देते हैं, और ये एफ है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, वही क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी हम लोगों की फोकस दूरी। इसमें तो ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये अवतल है, लिख लीजिएगा, ये उत्तल है, आप लोग अच्छे से इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का अगला है क्या? फोकस तल। ये अच्छे से समझना है हमें फोकस तल के बारे में। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। अब ये फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एक हमारे पास दर्पण है, एक उत्तल है, क्या है? अवतल है। तो ये दर्पण है जो, तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? एक पृष्ठ कलर किया गया है, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। इसका एक पृष्ठ क्या किया गया है? कलर किया गया है। इसका केंद्र हमें देखने के लिए मिलेगा, इसका केंद्र हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे सी। इसका केंद्र हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे सी। यहाँ पे हमारे पास है एफ, और यहाँ पे हमारे पास है पी, जिसे ध्रुव कहते हैं। एक एक चीज के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं, अब तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। फोकस बीच में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर बन रहा है, मगर फोकस को आप क्या रखिएगा? बीच में रखिएगा। ये हमारे पास है। अब फोकस तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। कोई भी तल जो मुख्य फोकस से होकर क्या करेगा? गुजरेगा। ये मुख्य फोकस से होकर क्या करता है? गुजरता है, ठीक है। ये मुख्य फोकस से होकर क्या कर रहा है? गुजर रहा है। मुख्य फोकस से होकर क्या करता है? गुजरता है। मुख्य फोकस से होकर क्या करता है बच्चों? गुजरता है। मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, तथा मुख्य अक्ष के क्या है? ये मुख्य अक्ष है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के क्या दिखाई दे रहा है आपको? लंबवत। ये हमारे पास जो मुख्य अक्ष है, इसके क्या दिखाई दे रहा है? इसके लंबवत है। मुख्य अक्ष के क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लंबवत। ये मुख्य अक्ष ऐसे है, और इसके ऊपर ये क्या है? लंबवत है। इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? लंबवत है। ये मुख्य अक्ष है और इसके ऊपर ये लंबवत है। तो वह तल जो मुख्य मुख्य फोकस से होकर क्या करता है? जाता है, और मुख्य अक्ष के क्या हो? लंबवत हो।
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कि ये फोकस तल है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोगों का फोकस तल, फोकस तल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। जैसे सेकंड बच्चों, थोड़ा सा इसे भी चेंज कर देते हैं माइक, आगे से वार्निंग दे रहा है। तो इसे मुख्य फोकस कहते हैं बच्चों। किस प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के अंदर। ठीक है, अब ये आप मुख्य फोकस हो गया। इसे हम क्या दिखा सकते हैं, इसे आपका इच्छा करेगा तो आप इसे पी और इसे पी डैश दिखा सकते हैं। नहीं भी दिखाने को तो कोई डाउट नहीं है, मगर दिखा लीजिएगा थोड़ा सा कि यही जो हमारे पास है इसे फोकस तल कहते हैं। ये देखिए, मुख्य फोकस से होकर तो जा रहा है, मगर ये मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है। तो मुख्य फोकस एफ से होकर जा रहा है, मगर ये मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है। यहीं पे हमको मुख्य फोकस भी देखने के लिए मिलता है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसी से होकर ये जाता है। ठीक है, मुख्य फोकस को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं ताकि लिखा हुआ शब्द हो तो आपको अच्छे से समझ में आए। यहीं पे हमको एफ देखने के लिए मिलता है। यहीं पे हमको एफ देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, फोकस तल हो जाता है। अब यहाँ पे नोट कर लेनी है, गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए लागू है। जिस तरह से गोलीय दर्पण के लिए जितना प्रकाश का नियम लागू हो रहा है, जितना प्रकाश का नियम गोलीय दर्पण पे लागू होता है, वही नियम सेम हमें समतल दर्पण पे भी लागू होता है। यानी कि गोलीय दर्पण पे जो प्रकाश का नियम होगा, सेम समतल दर्पण पे भी प्रकाश का नियम वही देखने के लिए मिलेगा। इस चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा था। जो बहुविकल्पीय प्रश्न था, इस पर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा कि ऑप्शन कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तन का जो नियम है, क्या समतल दर्पण पे परावर्तन का नियम सेम लगता है, या अधिक लगता है, कम लगता है, या बराबर लगता है, या लगता ही नहीं है। इस तरह से करके ऑप्शन देता है, तो उसके दोनों पे नियम क्या लगता है, बराबर लागू है। ठीक है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हमारे पास अगली हेडिंग है, बस बच्चों और 10 मिनट का काम है यहाँ पे। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण कीजिए। ठीक है, अब किरण आरेख हम भेज के अब प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमें। ठीक है, कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है ये बताना हमें, गोलीय दर्पण की स्थिति भेजकर। तो यहाँ पे क्या नोट करना है कि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हमारे पास हैं। किसी भी वस्तु का अगर गोलीय दर्पण है, अगर किसी भी वस्तु का उसमें प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 नियम है। जैसे एक हमारे पास गोलीय दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण में यदि हम बात करेंगे कि हमारा कोई प्रतिबिंब बनने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कोई बनने के लिए इस गोलीय दर्पण में कितने नियम हमारे पास हैं कि गोलीय दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन सकता है, तो कहेंगे कि 3 नियम है। कितने नियम है, 3। किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए कितने निम्नलिखित नियम है, हमारे पास 3 नियम है। प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए हमें, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम 2 नियमों का प्रयोग करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा। अगर ये चीजें हमें बतानी है, तो इसके लिए हमें 2 स्थिति की जरूरत होगी। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए कि नहीं, 2 नियमों का हम प्रयोग करते हैं। अगर हमको प्रतिबिंब की स्थिति बस केवल निर्धारित करनी है, ठीक है, कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, आभासी है, अगर ये हमें चीजें बतानी हो कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो इसमें हमको केवल 2 नियम की जरूरत पड़ेगी। कितने नियम की जरूरत पड़ेगी, 2 नियम की जरूरत पड़ेगी। फिर से समझिएगा, यदि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम हमारे पास है। कितने नियम है, 3 नियम है हमारे पास। मगर स्थिति बताने के लिए कि वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, हमको 2 नियमों का प्रयोग करते हैं। कितने नियमों का प्रयोग करते हैं, हम 2 नियमों का प्रयोग करते हैं। ये चीज को आप लोग नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन पूछे देता है कि बताए कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बनने के लिए कितने नियम है आपके पास, तो 3 नियम है। और कह देगा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए कितने नियम है, तो 2 नियम है, याद रखिएगा। स्थिति बताने के लिए किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करते हैं, और जबकि हम अगर बात करें प्रतिबिंब बनने के लिए, तो प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम हमारे पास हैं। कि फिर प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, अगर ये चीज हमें बतानी है, तो उसके लिए हम 2 नियमों का प्रयोग करते हैं।
और कितने नियम से प्रतिबिंब बनता है, तो 3 प्रकार से। एक-एक करके हम इन सभी को देखेंगे डिटेल से। सबसे पहला हमारे पास क्या है, प्रथम फोकस। फर्स्ट रूल की हम बात करेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अवतल में सिंपल सी बात है, जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि उत्तल में आपको महसूस होगा कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई क्या है, प्रतीत हो रही है। तो फिगर बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक दर्पण है, यहाँ पे एक हमारे पास ये दर्पण है, तो इसको हम लोग कांच का गोला था, इस कांच को खोखले गोले को हम लोगों ने काट के दर्पण बना दिया और इसके एक पृष्ठ पे हम लोगों ने कलाई कर दी। यहाँ पे भी हम लोगों ने उसी के इस दर्पण इस खोखले गोले के साथ भी ये किया, इसके एक पृष्ठ पे हम लोगों ने कलाई कर दी। कर दी कि नहीं बच्चों, हम लोगों ने इस पे कलाई कर दी। अब यहाँ से हमको ये भी जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष है। ये क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हमें मुख्य अक्ष देखने के लिए, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हमें देखने के लिए मिलता है। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है और ये हमें यह बिंदु फोकस हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और पी यहाँ पे हम लोगों का ध्रुव होता है। यहाँ पे पी हम लोगों का ध्रुव देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे फोकस हमको देखने के लिए मिलेगा और ये इसका केंद्र है। ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। ये अवतल है और ये उत्तल हमें देखने के लिए मिलेगा। ये कौन सा दर्पण है, कहेंगे कि अवतल, अवतल दर्पण है। ये उत्तल है, उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। थोड़ा सा टाइमिंग देख लें बच्चों। ठीक है, अब इस तरह से करके हम बात करेंगे बच्चों। ये हमको लोग उत्तल देखने के लिए अवतल है, ये उत्तल हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जब प्रकाश की, ठीक है, लिखा क्या है इसी के अनुसार, जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हमें देखने के लिए मिलेगा और इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं, लिख देते हैं, ये मुख्य अक्ष है। ये भी हमको मुख्य अक्ष देखने के लिए मिलेगा, मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, ये क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हमें मुख्य अक्ष और इसी के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये समांतर चल रही, मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही है प्रकाश की किरणें। और एक इसी पे भेज देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है प्रकाश की किरणें। आप देखेंगे कि अपवर्तन के पश्चात ही, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण में देखेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अवतल दर्पण में आप देखेंगे कि ये मुख्य फोकस से होकर क्या करती है, जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, जा रही है। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, जो कि मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, जा रही है। मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, जा रही है। ये लिखा गया है कि मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, और यहाँ पे क्या हुआ कि जाती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य फोकस है और यहाँ से महसूस होगा कि यहीं से जा रही है। परावर्तित किरण तो इस साइड चली जाएगी, परावर्तित हो गई इस साइड चली जाएगी, ये परावर्तित किरण इस साइड चली जाएगी, ये परावर्तित किरण इस साइड चली जाएगी, ये परावर्तित किरण इस साइड चली जाएगी। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण देखने के लिए मिलेगी।
बट यहाँ पे देखेंगे कि कोई मुख्य फोकस से होकर जा रही है नहीं, ये जाती हुई केवल प्रतीत होती है। केवल जाती हुई क्या महसूस होगा कि जाते यहीं से जा रही है, जाती हुई केवल प्रतीत होती है कि मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है ये लोग, जा रही हैं। मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, जा रही है। मगर वास्तव में क्या ये हो रहा है, नहीं, वास्तव में नहीं होता है। यही चीज लिखा गया अवतल, इसीलिए नाम दे दिया यहाँ पे कि अवतल दर्पण में क्या हो रही है, जा रही है। ये प्रथम नियम कहलाता है कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है कि नहीं, इधर से क्या होकर ये जा रही है, कि इधर ही से होकर क्या कर रही है, जा रही है। इधर ही से होकर क्या कर रही है, सब जा रही है। ये प्रतीत होगा कि बस ये प्रतीत हमको ऐसा होगा। वास्तव में कहीं तो हो नहीं रहा, बस यहाँ पे प्रतीत होता है, आती हुई प्रतीत होती है उत्तल में, जबकि इसमें वास्तव में क्या कर रही है, होकर जाती है। ये कहलाता है हम लोगों का क्या, किरण आरेख का उपयोग करते हुए गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण करने की ये पहला जो नियम, ये पहला नियम आपको देखने के लिए मिलेगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण में जा रही है और इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये कहलाता है हम लोगों का प्रथम नियम। प्रतिबिंब के निरूपण की स्थिति बताने के लिए ये प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। अब बात करेंगे हम इसके द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अब फोकस से होकर ये जाएगी प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। बिल्कुल इजी है बच्चों, सेम फिगर है मगर थोड़ा सा घुमा के इसका क्या बनेगा ना कि फिगर से समझा रहे हैं आप लोगों को। ये हम लोगों का है, थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाएंगे इस बार। उस बार फिगर छोटा बन गया था तो उसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा था हमको। ये हमारे पास है कौन सी, अवतल लेंस, अवतल दर्पण है, माफ कीजिएगा, अवतल क्या है, ये हमारे पास दर्पण है। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पे फोकस है, और ये इसका ध्रुव है। और ये कौन सी रेखा है, ये कहें कि मुख्य अक्ष। ये हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, ये हमें मुख्य अक्ष देखने के लिए मिलेगा। ये हमें देखने के लिए मिलेगा पी। सेम इसी तरह से इसमें भी ये पी हमें देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे फोकस ये अब देखने के लिए मिलेगा, इसका केंद्र हो जाएगा। और ये जो जाने वाली रेखा है ये हमारे पास कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। सिर्फ समझिएगा कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अब ये क्या होगा कि यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरण, मान के चलिए यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या कर रही है, जा रही है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरणें जा रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, और जाने के बाद देखेंगे कि ये परावर्तित तो जैसे उतु होगी, टकराएगी तो टकरा कर ये सीधा किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यही लिखा है कि यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जा रही है, मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, जा रही है। और टकराने के बाद ये क्या हो रही है, परावर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, किसमें, अवतल में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ पे क्या महसूस होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यह महसूस होगा कि इधर से मुख्य फोकस से होकर आ रही है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे महसूस होगा कि मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, आ रही है। जैसे कि थोड़ा मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, आ रही है। और यहाँ से मुख्य फोकस से होकर आई,
मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, आ रही है। ये महसूस केवल होगा, यहीं से होकर आ रही है। ये इधर से होकर क्या कर रही है, थोड़ी सी टेढ़ा हो जाएगा फिगर। ये महसूस होगा कि इधर से क्या कर रही है, आ रही है। मगर जैसे पर यहाँ पे आएगी तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है, ये समांतर हो जा रही है। ये कहलाता है द्वितीय नियम। प्रतिबिंब स्थापित करने का ये कौन सा नियम कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है हम लोगों का द्वितीय नियम। प्रतिबिंब की स्थिति निरूपित करने के लिए ये द्वितीय नियम कहलाता है। फिर से एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर सही में जा रही है, और ठीक है, अवतल दर्पण में, उत्तल की बात कर लेते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए क्या कार्य है, ठीक है, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, या मुख्य फोकस की ओर क्या कर रही है, जाने वाली, कि ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ठीक है, मुख्य फोकस की ओर क्या कर रही है, जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर ये वाला उल्टा बन गया यहाँ पे, मुख्य फोकस की ओर जाने वाले, की महसूस होगा कि ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ठीक है, या महसूस होगा कि ये मुख्य फोकस की ओर क्या कर रही है, ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ठीक है। और उत्तल उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, दर्पण से अपवर्तित होकर, माफ कीजिएगा, दर्पण से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसे कहा जाता है प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए, निरूपण करने के लिए यह द्वितीय नियम हमको देखने के लिए मिलता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जा रही है, प्रकाश की किरण इधर से जा रही है, या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई, ये महसूस हो रहा है कि मुख्य फोकस की ओर जा रही है, यहाँ से किरण आ रही है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किरण इसी तरह से मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है, मगर वास्तव में नहीं है। ये महसूस होगा कि इधर से होकर जा रही है, ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण से अपवर्तित होकर, इस प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसे कहा जाता है द्वितीय नियम। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति या निरूपण करने के लिए ये हमको द्वितीय नियम देखने के लिए मिल जाता है। और तीसरा नियम तो बिल्कुल इजी है बच्चों इसका। तीसरा अर्थात आखिरी वाला, आज की क्लास की आखिरी रीडिंग। तीसरा नियम क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तो सिंपल है बच्चों, इसमें क्या ज्यादा। तीसरा नियम क्या होता है इसे देखिएगा। तीसरा नियम हमारे पास है बच्चों, पहले फिगर बनाएंगे तब अच्छे से समझा पाएंगे, बिना फिगर का कुछ नहीं समझा सकता है इसमें कुछ। फिगर पहले बनाएंगे, समझाएंगे उसी में। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ये केंद्र है जो हम जानते हैं। अब इतने चीजें बताने के बाद ये फोकस है, और ये हमारे पास पी बिंदु है। अब इसको एक साइड हम क्या कर देते हैं, इसको तलाई कर देते हैं। ये अवतल दर्पण। बच्चों थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई होगी, मगर बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गर्मी भी तो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा पी बिंदु, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एफ बिंदु, और ये देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को केंद्र। और इसके एक साइड क्या कर दिया हम लोगों ने, कलाई कर दी, और इसको मिला दीजिए। ये मुख्य अक्ष है। ये कौन सा अक्ष हमें देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि ये मुख्य अक्ष है। याद रखिएगा, ये हमारे पास मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये हमारे पास मुख्य अक्ष, ये हमको देखने के लिए मिलेगी।
अब ये कह रहा है नियम हम लोगों का कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, तो ये दर्पण है और इसके वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर ये जा रही है, ये दर्पण का केंद्र है ये, ठीक है। सी है, इसी से होकर क्या कर रही है, जा रही है। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। इसमें हमको क्या दिखाना है कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। यहाँ पे एक किरण आ रही है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। ठीक है, ये वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में चली जाती है। तो जैसे प्रकाश का दर्पण से टकराव हुआ तो ये इसी मार्ग में क्या करेगी, वापस आ जाएगी। ये इसी मार्ग में क्या आ रही है, ठीक है, ये आ रही है यहाँ से और ये टकरा कर क्या हो जाएगी, इसी मार्ग पे वापस आ जाएगी। यहाँ पे भी इसमें ये आपतित किरण थी, ये इसी से टकरा कर वापस है। तो इसे कहा जाता है तृतीय नियम। तो इस तरह से तीनों नियम हमें प्रतिबिंब के निरूपण या स्थिति बताने के लिए ये तीन नियम हमारे पास हैं। प्रतिबिंब को निरूपित करने के लिए, ठीक है, निरूपण करने के लिए तीन हमको स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरह से करके हमारे पास तीनों के तीनों नियम क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट हो गए। इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, उससे कमेंट कीजिएगा, फिर से अगली नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को रिवाइजिंग करा दिया जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोगों ने दर्पण के तीनों नियमों को जो प्रतिबिंब के निरूपित करते हैं, निरूपण करते हैं, इसकी स्थिति को हम लोगों ने देख लिया। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, सभी की सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, घर आप लोग अच्छे से पढ़ाई की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम करीब, एग्जाम को पहले ही, ठीक है, माफ कीजिएगा, हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे शब्द उल्टा निकल जा रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर में यहाँ पे हम लोग बच्चों, इतना गर्मी हो रही है, जैसे हमको नहा के महसूस हो रहा है हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट इधर अलग से जल रही है, दोनों के दोनों दीवारें अलग से हीट हो गई है, बोर्ड अलग से बेचारा हीट हो गया है, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी बच्चों से जो वर्ड हमें थोड़ा सा मिस्टेक हमसे निकल गए हैं वो जो हमारे मुख से, उसे आप इग्नोर कीजिएगा और अपने पढ़ाई के ऊपर आप टॉपिक्स कीजिएगा। इसी तरह से एक एक करके हम सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, और मैथ की क्लासेस आप लोगों की चल ही रही है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।